सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी देखिए बेटा, हम 11th क्लास में भी स्टडी कर चुके हैं और वहीं से आगे हम इसे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको 11th क्लास का एक क्विक रिवीजन कराऊंगी। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 11th क्लास में जो हमने स्टडी किया था वो क्या था। सबसे पहले हमने किया था, जो टर्म आती थी 11th क्लास में वो हमारी आती थी रैंडम एक्सपेरिमेंट। प्रोबेबिलिटी कोई नया चैप्टर नहीं है, हम 9th स्टैंडर्ड से इसको, 9th से भी नहीं बल्कि 7th 8th स्टैंडर्ड से हम सब इसे पढ़ते आ रहे हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट, देखिए एक्सपेरिमेंट बहुत तरह का होता है कि टू रोल ए डाई, ओके, और टू टॉस ए क्वाइन, टू टॉस अ क्वाइन, एक क्वाइन को टॉस कर दिया हमने तो भी ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। टू ड्रा ए कार्ड फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, और हमें बहुत सारी बॉल्स दे रखी हैं और उसमें से हमने एक बॉल बाहर लेनी है। टू ड्रा ए बॉल फ्रॉम ए बैग, और टू सेलेक्ट ए स्टूडेंट फ्रॉम ए क्लास, और एंड सो ऑन। तो इस तरह के हमारे पास बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में करते हैं। लेकिन वो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट की दो क्वालिटीज़ होती हैं। पहली क्वालिटी क्या होती है कि इट हैज़ मोर देन वन पॉसिबल आउटकम, यानी कि जब भी हम उस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो एक से ज़्यादा होगा, यानी फिक्स रिज़ल्ट नहीं होगा कि भाई ये आना है। जैसे कम से कम आप कॉइन को ही ले लीजिए, जब आप एक कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो आपको हेड मिलेगा या आपको टेल मिलेगा, मीन्स यू विल गेट मोर देन वन पॉसिबल आउटकम। और दूसरी जो कंडीशन होती है रैंडम एक्सपेरिमेंट की वो क्या होती है कि हमें इस बात की श्योरिटी नहीं है कि इन दोनों में से कौन सा आउटकम, कौन सा परिणाम हमें 100% मिलेगा। दोनों के आने के इक्वल चांस हैं। कि कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करें, आप मान लीजिए डाई को रोल कर रहे हैं, तो डाई पर 6 आपके नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 6 तक, तो 6 के आने के बराबर चांसेस हैं। क्वाइन टॉस करते तो हेड और टेल के आने के इक्वल चांसेस हैं। कार्ड आप शफल करके कार्ड निकालते हैं डेक में से तो आपको 52 में से कोई भी कार्ड आने के इक्वल चांसेस हैं। तो ये हम कहेंगे कि जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है कि इट्स नॉट पॉसिबल टू टेल द आउटकम, या प्रिडिक्ट द आउटकम इन एडवांस, यानी आपको एडवांस में नहीं पता भी कि क्या आएगा आपके पास। अब हम एक ऐसी डाई ले लीजिए, मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसी डाई है जिस पर हर तरफ 6 लिखा हुआ है, फिर तो हमें आंख बंद करके हम बता देंगे कि जब भी हम उस डाई को रोल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा। लेकिन जब हमारे पास ऐसी कोई अनबायस्ड डाई होगी जिस पर 1 से 6 तक सारे नंबर्स रिटर्न हैं, तब हम श्योर नहीं हैं कि हमें क्या आउटकम मिलने वाला है। तो एक ऐसा आउटकम जिससे हमें मोर देन वन, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिससे हमें मोर देन वन पॉसिबल आउटकम मिले और हर आउटकम के आने के इक्वल चांसेस हों, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। ओके, सेकंड टर्म अब हमारी क्या आ जाती है? सेकंड टर्म हमारी आती थी वहाँ पर आउटकम एंड सैम्पल स्पेस। तो ये क्या था भाई, हमारा आउटकम क्या है और सैम्पल स्पेस क्या है? तो जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उससे जो आपके रिजल्ट्स आ सकते हैं, पॉसिबल रिजल्ट्स, जैसे मान लीजिए आपने कॉइन टॉस किया और कॉइन टॉस करने से जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो हेड आएगा भाई या टेल आएगा, तो ये दोनों आपके जो है वो पॉसिबल आउटकम्स होंगे। और इन दोनों आउटकम्स का अगर हम एक सेट बना दें S, जिसमें हम H, T लिख दें, तो ये सेट हमारा क्या कहलाएगा? सैम्पल स्पेस कहलाएगा। ये सब बातें बेटा जी हमने अपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, और 11th स्टैंडर्ड में जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी वो पूरी की पूरी सैम्पल स्पेस से ही रिलेटेड थी। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट टर्म आ जाती थी वो थी भाई इवेंट।
वो क्या था भाई हमारा, वो था इवेंट। ओके, तो इवेंट क्या है? किसी भी सैंपल स्पेस के, मान लीजिए वी रोल अ डाई, ओके, वी रोल अ डाई, तो डाई से हमें जो पॉसिबल आउटकम्स मिलने हैं वो क्या है भाई, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6, तो जो सैंपल स्पेस हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। इस सैंपल स्पेस के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं वो इवेंट कहलाते हैं। इवेंट इज ए सबसेट ऑफ एस। क्लियर? सपोज कर लीजिए हमने ले लिया कि E1 ले लिया कि व्हेन वी रोल अ डाई वी गेट एन इवन नंबर। टू गेट एन इवन नंबर, टू गेट एन इवन नंबर, तो इन दैट केस हमारा वो इवेंट क्या बनेगा, 2 सेट की फॉर्म में क्या बनेगा बेटा, वो बनेगा 2 4 और 6। क्लियर? तो ये एक इवेंट हो गया। इस तरह से हम ऑड नंबर्स का भी बना सकते हैं, इस तरह से हम प्राइम्स का भी बना सकते हैं। नंबर ग्रेटर देन 1, नंबर ग्रेटर मीन्स व्हाट आई वांट टू से कि एस के जितने भी सबसेट्स हैं वो सब के सब इवेंट कहलाएंगे। और इसके कितने सबसेट्स हो सकते हैं, 2⁶, यानी कि 64। तो इट मीन्स देर आर 64 possible events with respect to the experiment of rolling a die। ये सब बातें हम क्विकली कर रहे हैं क्योंकि हम ये सब 11th स्टैंडर्ड में स्टडी कर चुके हैं। अब हमारे पास वहाँ आता था भाई टाइप्स ऑफ इवेंट। टाइप्स ऑफ इवेंट बिल्कुल सबसेट की तरह हमारा चलता था। कैसे होता था, नंबर 1 आपका आ जाता था भाई इम्पॉसिबल इवेंट। नंबर 1 आपका आ जाता था इम्पॉसिबल इवेंट, यानी कि जो पॉसिबल ही नहीं है। अब सपोज कर लीजिए ना, मैं आपको वर्बली बताऊं कि सारा लिखने में तो बहुत टाइम, हमें भी 12th क्लास का स्टडी करना है। सपोज मैं एक डाई को रोल करूं और मैं कह दूं कि 7 आ जाए, 7 कम्स इन 1 रोलिंग ऑफ अ डाई, इन 1 रोलिंग ऑफ अ डाई, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल ना। तो ये हमारा एक तरह से जो एम्प्टी सेट होता था उसी तरह से ये इम्पॉसिबल इवेंट होगा। और जो भाई अपना सेकंड वन होता है वो हो गया श्योर इवेंट। जैसे ये अपना भाई हम कह दें कि व्हेन आई रोल ए डाई, तो मेरे 6 या 6 से कम नंबर आए, तो भाई ये तो श्योर है। जब भी आप डाई को रोल करोगे टू गेट अ नंबर लेस देन इक्वल टू 6, तो भाई वो तो 100% आएगा। तो इसमें आपका पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा। एक ऐसा इवेंट जो एम्प्टी है वो इम्पॉसिबल इवेंट कहलाता है। एक ऐसा इवेंट जो पूरे सैंपल स्पेस के इक्वल होता है वो श्योर इवेंट कहलाता है। एक आपका सिंगलटन सेट की तरह ही आपका आ जाता है बेटा जी सिंपल इवेंट। सिंगलटन सेट की तरह आपका क्या आ जाता है, सिंपल इवेंट, जिस इवेंट में केवल एक ही एलिमेंट हो। नंबर ऑफ ई लिख देती हूँ मैं 1 है, यानी जिस इवेंट में केवल एक ही एलिमेंट होता है वो इवेंट हमारा क्या कहलाता है, सिंपल इवेंट कहलाता है। और जिस इवेंट में मोर देन 1 एलिमेंट होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, कंपाउंड इवेंट। अगर नंबर ऑफ ई स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 हो तो वो हमारा कंपाउंड इवेंट कहलाता है। तो आई थिंक ये सारी बातें अब आपको धीरे धीरे करके याद आ रही होंगी कि ये सब हमने पढ़ी हुई हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में। 11th स्टैंडर्ड में हमने ये सारा स्टडी किया था। और वही इसके बाद हमारा आ जाता था जिस तरह से हम लेते थे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ऐसे ही हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आ जाता है। एक हमारे पास सपोज कर लीजिए ये सैम्पल स्पेस है एस 1 2 3 4 5 6 और ई हमारा इवेंट है इवन नंबर्स का 2 4 6। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हमारा क्या होगा कि ई बार, यानी कि एस में से हमने ई को माइनस कर देना है, यानी कि हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब है नोट ई ना हो जिसमें। क्लियर? और एक रिजल्ट और आता था, मैं साथ साथ आपको बहुत सारी बातें बताती जा रही हूँ कि किसी इवेंट की और उसके कॉम्प्लीमेंट्री की जो प्रोबेबिलिटी का सम होता है बेटा जी वो कितना आता है, ऑलवेज 1 आता है। ओके, अब देखिए कुछ और ख़ास बातें हैं। ए और बी अगर मैं कहूँ तो ये सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये बनेगा ए यूनियन बी। अगर हम ए एंड बी कहें, ए इवेंट है बी एक इवेंट है, ई
इवेंट को आप ई से लिख लीजिए, एफ से लिख लीजिए, कैसे भी लिख लीजिए, ए से लिख लीजिए, बी से लिख लीजिए, तो ये ए इंटरसेक्शन बी हो जाता है। थर्ड आपका आ जाता है ए बट नॉट बी, तो वो आपका क्या हो जाता है, ए माइनस बी हो जाता है। और दो हमारे जो मेन इवेंट हमारे आते थे 11th क्लास में, वो हमारे दो खास इवेंट थे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। नाम से ही पता लगता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब जो आपस में बिल्कुल सेपरेट इवेंट्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल, हम एक ही एग्जांपल को थ्रू आउट लेकर चल रहे हैं, रोलिंग अ डाई, तो एस हमारा सैम्पल स्पेस है, इसमें ई इवेंट हमने ले लिया इन विच वी आर गेटिंग इवन नंबर्स, एंड एफ हमने इवेंट ले लिया इन विच we are getting odd numbers, and we can clearly see that E intersection F is empty, and when intersection of two sets is empty तो हम उसे बोलते थे disjoint set। मैं यहाँ सेट से कनेक्ट करके चल रही हूँ क्योंकि सारा सेट से कनेक्टेड है। और यहाँ पर जब हम इसी रिजल्ट को हम प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं तो इन दैट केस हम कहेंगे कि ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, बिल्कुल सेपरेट। तो कंक्लूजन क्या है कि अगर दो इवेंट्स की इंटरसेक्शन एम्प्टी है, यानी उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, देन दोज टू इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट रिजल्ट इज एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या हैं कि अभी मैंने आपको बताया कि एक ही सैम्पल स्पेस के जितने सबसेट्स होते हैं उससे रिलेटेड उतने ही इवेंट्स हम बना सकते हैं। तो एस से रिलेटेड हमने देखा था कि अगर हम एक डाई को रोल कर रहे हैं तो भाई हमारे 64 इवेंट्स बन रहे हैं। अब उन 64 में कम से कम 2 इवेंट और मोर देन 2, क्लियर, समझे मेरी बात को, एटलीस्ट 2 और मोर देन 2, एटलीस्ट 2 में सब कुछ आ जाता है। एटलीस्ट 2 इवेंट्स हम ऐसे ले, मान लीजिए एक इवेंट ले लिया मैंने E1 1 3 5 6, अगला इवेंट मैंने ले लिया E2 जिसमें है 2 4 6, एंड नाउ आई एम टेकिंग यूनियन ऑफ E1 एंड E2। तो यू कैन सी कि क्या बन रहा है 1 2 3 4 5 6, यानी S, यानी सैम्पल स्पेस। तो ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट्स जिनकी यूनियन सैम्पल स्पेस के इक्वल हो वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाते हैं। E1 एंड E2 आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। और ये 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, मैं बार बार आपको ये बात करी। यहीं पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। E1 हमने एक इवेंट ले लिया 1 3, E2 मैंने एक इवेंट ले लिया 2 3 4, E3 मैंने एक इवेंट ले लिया भाई 4 5 एंड 6। इनकी आप यूनियन लीजिए, आप इनकी यूनियन लीजिए, E1 यूनियन E2 यूनियन E3, तो क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6, यानी सैम्पल स्पेस। तो ये तीनों के तीनों जो इवेंट्स हैं हमारे वो कैसे हो गए भाई, एग्जॉस्टिव हो गए। लेकिन ये एक्सक्लूसिव नहीं है। अब ये बात का ध्यान रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि जो एक्सक्लूसिव हैं वो एग्जॉस्टिव हों या जो एग्जॉस्टिव हैं वो एक्सक्लूसिव भी हों। तो ऐसे एग्जाम्पल्स भी हमें देखने पड़ सकते हैं जो एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव बोथ हों, क्लियर। अब आप एक बार वापस यहीं पर आ जाइए। जब हम यहाँ आते हैं इस पार्ट पर, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाले पार्ट पर, तो जब मैं आपको यहाँ E यूनियन F करती हूँ तो वो सैम्पल स्पेस के इक्वल हैं। तो ये दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं एंड एग्जॉस्टिव भी हैं। अंडरस्टैंड माय पॉइंट। एक मैंने आपको बताया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स यानी ऐसे 2 इवेंट्स जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। एग्जॉस्टिव इवेंट्स ऐसे इवेंट्स, 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे इवेंट्स जिनकी यूनियन
सैम्पल स्पेस के इक्वल हो जाए। तो एग्जॉस्टिव नेसेसरी नहीं है कि एक्सक्लूसिव हो, एक्सक्लूसिव नेसेसरी नहीं है कि एग्जॉस्टिव हो, बट ऐसे इवेंट्स भी हो सकते हैं जो एक्सक्लूसिव भी हों और एग्जॉस्टिव भी हों। तो ज़्यादा डिटेल के लिए आप अपनी 11th क्लास को फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ अब हम एक चीज़ और देखते हैं कि हमने 11th क्लास में प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड आउट किया था। तो प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने का भी बहुत ही आसान सा तरीका हमने देखा था कि सपोज ये अपना सैम्पल स्पेस है 1 2 3 4 5 6, तो NS यानी कार्डिनल नंबर ऑफ S कितना हो गया 6। अब हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम इवन नंबर। ध्यान देंगे मेरी बात पे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम इवन नंबर, ऐसा इवन नंबर जो प्राइम भी हो। तो इस पूरी एक्सपेरिमेंट को जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने ई मान लिया। मैं ये 11th का एक आपको मेथड बता रही हूँ। तो ये क्या होगा कि लेट ई, या तो आप ऐसे लिख दीजिए लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम इवन नंबर, ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम इवन नंबर। तो अभी से आप सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे, तो प्राइम भी हो और इवन भी हो तो वो केवल हमारा 2 आता है, और इट मीन्स ये सिंपल इवेंट बन गया। तो ई में कितने एलिमेंट्स हैं भाई हमारे 1। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन। क्लियर, हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन। इस कंप्लीट टर्म को, इस पूरी स्टेटमेंट को हमने ई नाम दिया है। इट मीन्स इस पूरी टर्म को, अब ये जो लिख रहा है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, इसे हम P ऑफ E से डिनोट कर सकते हैं। P डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी, E डिनोट्स दिस इवेंट। भाई इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो अब हमने निकालनी है। तो वो कैसे निकलेगी? तो हम स्मॉल क्लासेज में 9th 10th में तो क्या करते थे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। अब हम यहाँ डायरेक्ट कर देंगे नंबर ऑफ E बाय नंबर ऑफ S। एक तरीका तो हमने ये देखा था, दैट इज़ 1/6। तो इवन प्राइम नंबर की जो प्रोबेबिलिटी थी हमारी वो 1/6 होती थी। इसके अलावा इक्वली लाइकली इवेंट्स देखे थे हमने कि भाई जिनकी सबकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। एक रिजल्ट और हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, बशर्ते कि A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हों। अगर ये भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ना हों, क्योंकि अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो ए इंटरसेक्शन भी एम्प्टी हो जाएगा और ये जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 आ जाएगी। तो वेयर ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो ये कुछ मेन बातें थी जो मैंने आपको आपकी 11th क्लास से बताई हैं। अब हम आगे करेंगे अपनी 12th क्लास का प्रोबेबिलिटी का। आपको फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको क्या डाउट है। जो हमारी 12th क्लास के भी मैं थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन दे दूं, हल्का सा बता दूं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो वो सब समझने के लिए आपको एक तो सैम्पल स्पेस बनाना बहुत ज़रूरी है कि आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कैसे सैम्पल स्पेस बनेगा, कैसे अपनी प्रोबेबिलिटी निकलेगी किसी भी इवेंट से। तो ये सारा आपने अच्छे से रिवाइज़ करना है, तब हम आगे चलेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक आएगा 12th क्लास में वो आएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है भाई, तो ये हम इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये 11th क्लास का अपना एक बार रिवाइज़ कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।